हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? गैस से द्रव और द्रव से ठोस में जो रूपांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो गैस का द्रव में कन्वर्जन संघनन कहलाता है और द्रव से ठोस का बनना ठोसीकरण कहलाता है। तो हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा। गैस को ठंडा करने के बाद द्रव बनता है, उसे हम लोग संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। द्रव को ठंडा करते हैं, ठोस बनता है, उसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठोसीकरण बोलते हैं। मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी एक डैश है। मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। उत्पादक वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद से बनाते हैं। मधुमक्खी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता उसे बोलते हैं जो सीधा उत्पादक से अपना पोषण लेते हैं। राइट। प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी आते हैं, तो मधुमक्खी जो है शाकाहारी है, फूलों का रस चूसती है। ये हमारा राइट आंसर। द्रव्यमान m और वेग v वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो यहां पर देखो, जो गतिज ऊर्जा है वो अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमान का और अनुक्रमानुपाती है जो वेग है उसके वर्ग का। तो बोलेंगे इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? तो जब लड़कियां सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है, लैंगिक रूप से वो परिपक्व हो रही होती है, तब उनके बॉडी में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो त्वचा है वो तैलीय हो जाती है। राइट। उनमें पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ब्रेस्ट का साइज, स्तन का आकार बड़ा हो जाता है। ये सारे जो है संकेत होते हैं अगर लड़की जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो रही है उसका। अगर यही चीज़ लड़कों में हो, जब लड़के जो है लैंगिक रूप से परिपक्व हो रहे होते हैं, तब उनकी जो आवाज़ है वो फटने लगती है। तो ये लड़कों के अंदर देखा जाता है, लड़कियों के अंदर नहीं देखा जाता है। तो हमसे नहीं पूछ रखा था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन चूज करना है। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, नग्न अवस्था में होता है। ये इसका साइटोप्लाज्म है। राइट। और ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है। इसके अलावा कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो राइबोसोम होता है, बस हो गया। राइबोसोम क्या है? बस ऐसे पार्टिकल है। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग कौन से हैं? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि गोल्जी उपकरण है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राजधानी है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे हैं। ये सारे जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ये जो मैंने यहां पर बनाया ये राइबोसोम है। राइट। ये राइबोसोम है और ये इसका डीएनए है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं? नहीं, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, ये सही है। सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। नहीं, मैंने आपसे कहा नग्न अवस्था में डीएनए होता है। अगर यही यूकैरियोटिक कोशिका होती ना, तो इसके चारों ओर जो है एक झिल्ली होती जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते, और ये पूरा क्षेत्र जो है एक केंद्रक कहलाता। तो ये चीज इसमें नहीं होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? जो जठर ग्रंथियां होती हैं जो आमाशय की भित्ति में होती है, ये स्राव करती है श्लेष्मा का, यानी कि म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का, और स्राव करती है पेप्सिन का। लार नहीं होगा। लार जो है ये स्राव करती है कौन? लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि लार का स्राव करती है। एक दंत चिकित्सक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? तो दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण ही बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर दे सकता है। उत्तल दर्पण में तो सीधा प्रतिबिंब मिलेगा लेकिन छोटा मिलेगा, अवतल दर्पण में बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये काम जो है अवतल दर्पण करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों को देखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? तो कोलाइड के बारे में जब भी सवाल पूछा जाए, मैंने आपसे बता रखा है कि आप मिल्क जो है अपने माइंड में रखेंगे। कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि फिल्ट्रेशन मेरे ख्याल से यहाँ पर मतलब है, तो बिल्कुल सही है। मिल्क के घटकों को आप छान कर अलग नहीं कर सकते हो, ये स्टेटमेंट जो है सही है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, ये स्टेटमेंट सही है। शांत छोड़े जाने पर कोलाइड के कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, गलत है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसका एनोड बनाया जाता है, ठीक, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जो प्योर मेटल होता है उसका कैथोड बनाया जाता है, जहां रिडक्शन होता है, और एनोड मड बनता है। ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। शुद्ध धातु का एनोड बनता है, वहां पर ऑक्सीकरण होता है। अशुद्ध धातु का एनोड बनता है और वहां पर ऑक्सीकरण होता है। शुद्ध धातु का कैथोड बनता है, जहां पर रिडक्शन होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। मान लीजिए कि ये लोहा है, तो लोहा में जंग लगता है ना, तो इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जो जंग लगने से लोहा को बचाती है। तो ये जो परत चढ़ाई जाती है जिंक की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। जिंक को पिघला करके उसमें लोहा डुबा कर निकाल लिया जाता है, तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यशद लेबर। क्षार के साथ एक अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब अधातु के ऑक्साइड है। तो अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं भाई? एसिडिक होते हैं। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्योंकि ये एसिडिक होते हैं, तो अगर हम इनकी अभिक्रिया करवाते हैं क्षार के साथ, तो वहां पर डेफिनेटली सॉल्ट मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा। यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एक क्षार ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अभिक्रिया करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो ये क्षार है, ये आपका अधातु का ऑक्साइड है जो कि अम्लीय होगा, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। कार्बनिक यौगिकों के वर्ग को प्रयुक्त प्रत्यय से मिलाइए। तो कीटोन, जो कार्बनिक यौगिक होता है कीटोन, अगर कोई कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है यौगिक, तो उसके IUPAC नाम के अंत में आपको ओन दिखता है, ONE, ओन। ये कीटोन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई है, कार्बोक्सिलिक एसिड समझाती श्रेणी का कोई अगर सदस्य है, तो उसके नाम के अंत में आपको ओइक एसिड मिलेगा। देख लो, ओइक एसिड। तो 4 के साथ डी जाएगा, जो कि केवल बी में आपको दिख रहा है। तो ये 3 तो ऐसे नहीं, 4 के साथ डी जो है डी में भी है। उसके बाद देखो कीटोन, ए के साथ बी जाएगा, कीटोन है तो लास्ट में ओन लगेगा। तो एक के साथ बी किस में है? डी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। एल्कीन है तो लास्ट में इन होता है, और एल्डिहाइड है तो लास्ट में अल होता है, एल्कोहल है तो लास्ट में ऑल होता है। नाम के अंत में ऑन लगेगा, नाम के अंत में ओइक एसिड लगेगा। अगर मान लीजिए कि OH है तो नाम के अंत में OL लगेगा। अगर मान लीजिए कि एल्डिहाइड है तो नाम के अंत में अल लगेगा। ठीक,
ये सब क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है और ये सब सफिक्स है जो नाम के अंत में लगता है। 24 कैरेट सोने को डैश कहा जाता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे शुद्ध सोना कहा जाता है। जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। लेकिन ध्यान यहां पर आपको यह देना है कि वही धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। मान लीजिए कॉपर की अभिक्रिया आप अम्ल से कराते हो तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी, यानी अभिक्रिया होगी ही नहीं, ठीक, होगी ही नहीं। इससे ऊपर वाले कोई भी धातु होंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जिंक है, जिंक की अभिक्रिया अगर आप करवाते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर एक मिलेगा सॉल्ट जिंक सल्फेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन यहीं पर अगर आप ले लेते हो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ले लेते हो तो कोई अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। बी हमारा राइट आंसर। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पावर बराबर हो जाएगा 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, ठीक, 1/1 यानी कि 1 मीटर। एक परिपथ में यदि 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजन में जुड़े हुए हैं तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अब ये बात तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आप प्रतिरोधकों को लगाते हैं समानांतर क्रम में तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध आता है वो इसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आएगा। तो अगर हम समतुल्य निकालने जाएंगे तो 5 ओम से छोटा मान आएगा, तो ये कट जाएगा, ये तो 5 ओम से बड़ा मान है, ये कट जाएगा, 5 ओम से बड़ा मान है, ठीक, और ये कट जाएगा, ये भी 5 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख करके ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से आप छांट सकते हो ऑप्शन को और सही आंसर टिक कर सकते हो। जिसको बनाना है आप इस वाले फॉर्मूले पर बना लीजिए, 1/5 + 1/10 + 1/20 सॉल्व कीजिए और यहाँ से आप ये वैल्यू निकालिए। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उसकी खोज की, या फिर बोल सकते हो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो 7 रंग होते हैं उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। और इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जब हम कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूट जाता है प्रकाश, जिसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो ऐसा करने वाले वैज्ञानिक थे न्यूटन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उसकी खोज की थी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज कैसे भौतिक कारक हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में सारे सजीव आते हैं और अजैविक घटक में निर्जीव आते हैं। तो ये सब के सब क्या है? निर्जीव हैं, तो ये अजैविक घटक हो जाएंगे। द्रव्यमान m का एक पिंड और द्रव्यमान 4m का एक पिंड समान ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों पिंडों द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो जमीन है और समान ऊंचाई से 2 अलग अलग पिंड को गिराया जाता है। एक का द्रव्यमान m है, दूसरे का 4m है। दोनों को समान हाइट से छोड़ा जाता है और आपसे कहा गया है कि वायु का जो प्रतिरोध ऊपर की ओर लगेगा इन पर ना, इसको छोड़ देना है, इसको जो है अनदेखा करना है। तो दोनों जो है एक साथ जमीन पर गिरेंगे। देखो, जब हम किसी वस्तु को किसी हाइट से छोड़ते हैं ना, तो जमीन पर पहुंचने में जो उसको समय लगता है वो होता है √2h/g। अब इस फॉर्मूले में देखो कहीं भी द्रव्यमान नहीं है, यानी जो ये समय है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा तब होगा जब हम वायु का जो प्रतिरोध है उसको अनदेखा करेंगे, तभी ऐसा होगा।
अदरवाइज नहीं होगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूपों में परावर्तित करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस, बहुत ही आसान है। फोटोसिंथेसिस के जरिए सपोषी जो है खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है? नहीं, मंद होने लगती है। सही। परिपक्वता का मतलब लैंगिक परिपक्वता से है, सेक्सुअल मैच्योरेशन से है। जब एक मेल फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होते हैं उस समय जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो प्रजनन अंग हैं, उनकी वृद्धि जो होती है वो तीव्र हो रही होती है, उनकी वृद्धि जो है तेजी से हो रही होती है, और बाकी के जो सारे पार्ट्स हैं उनकी वृद्धि जो है थोड़ी मंद हो गई होती है, क्योंकि जो लैंगिक पार्ट्स हैं ना, लैंगिक भाग है, उनमें तेजी से वृद्धि हो रही होती है इस समय। तो मनुष्यों के सामान्य शारीरिक वृद्धि, लैंगिक भाग को छोड़ दो तो बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं उनकी वृद्धि जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। ऐसी नहीं होती कि बंद हो जाती है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि परिपक्व हो रहा है मनुष्य, तो उस समय लैंगिक भाग की जो विकास है, वृद्धि है, वो तीव्र हो रही होती है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को डैश कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। किसी पादप की ऊपरी गामी अपवार्ड और अधोगामी डाउनवार्ड वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुवर्तन के कारण होता है? तो पादप के अंदर जो अपवार्ड या फिर डाउनवार्ड ग्रोथ होता है, जैसे तना ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, जड़ें जो है नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म या फिर गुरुत्व अनुवर्ती गति। ये ठीक एनसीईआरटी का लाइन आपको टेप आ गया यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। डी हमारा राइट आंसर, क्लास 10th से सवाल है ये। वाहनों के पार्श्वों में उत्तल दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये हमेशा डैश बनाते हैं। देखो, अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन बड़ा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब सीधा में ये नहीं बनाएगा। जो उत्तल दर्पण है ये सीधा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा में छोटा बनाएगा। तो एक बड़े से एरिया का जो इमेज है छोटे से दर्पण में दिख जाता है, वो भी सीधा दिखता है। इसीलिए एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये तीनों जो है ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और भाप के साथ, तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? यहां देख लो आप, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। इसको मैं शॉर्ट में दिखाऊं तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आर के स्थान पर ये पूरा चैन आप मान सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा चैन आप मान सकते हो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सोडियम सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर आप सोडियम लगा दो तो हाइड्रोजन के स्थान पर ये Na आया है ना, तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया। देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड, इसको आप R बोल दो तो ये C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये Na। तो लंबे चैन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है साबुन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साबुन और अपमार्जक दोनों यहाँ पर टिक मार दो, साबुन और अपमार्जक। ये जो यहाँ पर आपको संरचना दिखाई गई है ये है सोडियम स्टीरेट का, जो कि अपने आप में साबुन है, रासायनिक नाम है साबुन का। और भी तरह के होते हैं ये सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट जो साबुन कहलाते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को
कम अभिक्रियाशील धातु वाले लवण विलयन में रखा जाता है तो वह कम अभिक्रियाशील धातु का स्थान ले लेती है। इस अभिक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया, लोहा को डाल दिया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। अब रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है इस लोहा के तुलना में, तो ये जो लोहा है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर अपना सल्फेट बनाएगा। ठीक, ये कॉपर जो है विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये बिल्कुल सही है भाई। जिंक आपको मिलेगा, उसके बाद लेड मिलेगा और उसके बाद कॉपर मिलेगा। तो जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, बिल्कुल सही है। जिंक और लेड तांबे की तुलना में कम अभिक्रियाशील तत्व है, गलत हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने पर लोहे की कील का रंग पीला हो जाता है, नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था ना, देखो संयोग से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है वही वाला। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना वो होता है ब्लू कलर का। ठीक, जब लोहा को इसमें डाला गया तो कॉपर विस्थापित हो गया। लोहे की कील के ऊपर ये कॉपर जाकर के जमा हो जाता है, तो जो लोहे की कील होती है ना वो कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है, तो लोहे की कील वैसी हो जाती है। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने पर लोहे की कील का रंग पीला हो जाता है, गलत हो जाएगा। कैसा हो जाता है भाई? ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है, लाल भूरा आप बोल सकते हो। तो केवल एक कथन जो है वो सही है, ये गलत है। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये तीन चीज सिक्रीट करती है जठर ग्रंथि जो कि आमाशय के दीवारों में होती है। सी हमारा राइट आंसर। यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? भार निकालने के लिए द्रव्यमान में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं। तो द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 है, तो यहाँ पर देख लो 30 से थोड़ा कम आएगा, तो 29.4 एक ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, तो यहाँ से F1 हम निकालेंगे तो द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है और त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 50 न्यूटन। जो ये F2 है यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है और जो त्वरण है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 120 न्यूटन आएगा। तो F2 जो है बड़ा है F1 से। सी हमारा राइट आंसर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो पावर बराबर 1/f होता है। यहाँ पर f आप डालते हैं मीटर में, तब जाकर के पावर आपको डायोप्टर में मिलता है। लेकिन मान लीजिए पावर आपको डायोप्टर में चाहिए और जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो पावर बराबर 100/f हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर साइन के साथ डालेंगे तो -4 डायोप्टर हमारा आंसर आएगा। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन पात्रों में फ्लोएम द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो कि फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। इसके अलावा अमीनो अम्ल का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज के फॉर्म में, और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम में जो भोजन का स्थानांतरण होता है ना, वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया गया होता है, उसके बाद उसका जो है स्थानांतरण होता है, और साथ में अमीनो एसिड भी जो है स्थानांतरित फ्लोएम के जरिए होता है।
पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये प्लाज्मा झिल्ली है और इसके बाहर एक और कठोर आवरण होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन सी है? तो हर कोशिका में देखे जाने वाली वो 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं जिसके कारण कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर पाती है? वो है प्लाज्मा झिल्ली, है ना, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये एनसीईआरटी जो आप पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर क्लास 9th में, तो डिट्टो जो है यही चीज लिखा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके कारण कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया संभव हो पाता है। आंतरिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए केंद्रक होता है ना, केमिकल रिएक्शन के लिए कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में ही सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, और प्लाज्मा झिल्ली हेल्प करती है कोशिका को उसके बाह्य पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करने में। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई हम लोग किसे बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं। तो दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो सूक्ष्म हैं, हमें नग्न आंखों से भले ही दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब में एक बात कॉमन है कि सब के सब कोशिका से मिलकर ही बने हुए हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है कि अगर सजीव है तो डेफिनेटली कोशिका है उसके अंदर। सी हमारा राइट आंसर। एक कुली जमीन से 10 किलोग्राम भार का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो कार्य बराबर यहां पर हो जाएगा जितनी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित है बराबर mgh। तो यहां पर m का मान जो है 10 किलोग्राम हो जाएगा, g का मान जो है g के फॉर्म में ही लेना है और यहां पर 1 हो जाएगा तो 10g। ठीक, देखो कोली को सामान उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? कोली को सामान उठाने के लिए बल तो लगाना पड़ेगा भाई। कितना बल लगाना पड़ेगा? तो कम से कम इसके भार के बराबर तो बल लगाना पड़ेगा, और भार कितना होता है? mg के बराबर होता है। तो कम से कम कोली को इस भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा। ठीक, और कहाँ तक उठा कर ले जाना है? तो मान लीजिए कि h हाइट तक उठा कर ले जाना है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। बल कितना लगाना होगा? कम से कम उसके भार के बराबर, है ना, जो भी सामान उठाया जा रहा है उसके भार के बराबर, और कहाँ तक ले जाना है? तो h हाइट तक ले जाना है। तो देखो कार्य बराबर mgh के बराबर आ गया। तो सीधा अब ये ध्यान में रखो, जब भी m द्रव्यमान के वस्तु को h हाइट तक उठाकर ले जाया जाएगा तो उठाने में जितना कार्य किया जाएगा वो संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आप सीधा स्थितिज ऊर्जा निकाल लेना वस्तु के पास जो है, आंसर आ जाएगा सी हमारा राइट आंसर। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो 3 उत्पाद बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर-शार प्रक्रिया बोलते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? एनर्जी करेंसी हम लोग किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है? ऊर्जा मुद्रा है, यानी जब भी कोशिका को ऊर्जा चाहिए होगा ये मुद्रा को खर्च करेगी, है ना, मुद्रा को खर्च करेगी, एटीपी को खर्च करेगी। एटीपी को खर्च करेगी तो यहां से ऊर्जा जो है कोशिका को मिल जाएगी और इस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिका अपने कार्य को करने के लिए करेगी। 25 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में व्यक्त कीजिए। तो 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में
कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 25 हो जाएगा और 18 पंचे में 90 किलोमीटर पर आवर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।